बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण। जी हाँ दोस्तों, हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हम कृषि क्षेत्र में कुछ ऐसे बदलाव पर बात करते हैं और ताकि उन जानकारियों से आपको फ़ायदा हो सके, आपकी समस्याओं का निजात यहाँ पर किया जा सके। और आज इस कार्यक्रम में हम कुछ महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने हाजिर हैं। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में हर बार हम अलग अलग विषय लेकर आते हैं और विषय से जुड़े हुए जो आपके संशय होते हैं उनके समाधान इस कार्यक्रम में किए जाते हैं। तो आज सबसे पहले नज़र डालते हैं आज कौन से ऐसे विषय लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं जिसके ज़रिए आप तक तमाम जानकारी पहुँचाई जाएगी, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज के विषय पर। हेलो किसान में आज सबसे पहले बात होगी मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण करके आप कैसे अपने आय का एक जरिया बना सकते हैं और क्या कुछ संभावनाएं हैं। साथ ही दूसरा विषय हमारा रहेगा रबी में आलू फसल प्रबंधन, क्या कुछ करना चाहिए, कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। इन दोनों विषयों पर बारीक जानकारियां, बहुत ज़रूर बातें आपको यहाँ कार्यक्रम के माध्यम से पहुँचाने की कोशिश हम करेंगे। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं, आप मन में आपके कोई भी संशय है तो सीधा आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आपको करना क्या है, 3 माध्यमों का इस्तेमाल करना है। पहला माध्यम टोल फ्री नंबर, तो आप टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं 1800-11-3060, 1800-11-3061। फ़ोन करते समय 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके टेलीविज़न की आवाज़ कम हो, आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क स्थापित हो ताकि एक बेहतर संवाद को स्थापित किया जा सके और आपकी समस्या का समाधान सही तरीके से किया जा सके। इसके अलावा आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सुझाव या अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। व्हाट्सअप करते समय आप कहां से अपना सवाल भेज रहे हैं, जगह का नाम और अपना नाम साथ में लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप ईमेल का इस्तेमाल करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं या मन में कोई भी संशय है तो आप सीधा इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा सकते हैं, इस कार्यक्रम से जुड़ के अपने सवाल पूछ सकते हैं। अब वक्त हो गया उन खास मेहमानों से मिलने का जो इस कार्यक्रम की आन बान शान है और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर कपिला शेखावत जी का। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं, शस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली से। आपका स्वागत है मैम। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़े हुए हैं ऑनलाइन स्काइप के माध्यम से, डॉक्टर अनिल कुमार चौधरी जी। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश से हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर इस कार्यक्रम में। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो सबसे पहले अब रुक करेंगे डॉक्टर कपिला जी का। डॉक्टर कपिला जी, अगर हम बात करें खाद्य प्रसंस्करण मोटे अनाज की, तो सबसे पहले तो मोटा अनाज बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी थाली में होना चाहिए। और पिछले कई सालों से हमारे प्रधानमंत्री भी सभी देशवासियों से ये अपील भी करते रहते हैं मौके मौके पर, समय समय पर, कि आप मोटे अनाज को अपने जीवन शैली में इस्तेमाल कीजिए, डेली रूटीन में इस्तेमाल कीजिए। मोटे अनाज की भूमिका क्या है, महत्व क्या है और खाद्य प्रसंस्करण को इसको जोड़ा जाए तो क्या कुछ संभावना देखने को मिलती है। जी पुलकित जी, इसको श्री अन्न भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी। और मोटे अनाज को आप यूँ समझिए कि जिसके फायदे भी मोटे हैं। फसल के लिए देखिए किसान की क्या
क्या अपेक्षाएं होती है? एक तो ये कि किसी भी समय हम कर सके, मान लीजिए आजकल जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, तो एक ईल्ड स्टेबिलिटी या आय की जो आपकी निश्चिंतता है वो होनी चाहिए, तो वो आप इनसे ले सकते हैं। मृदा के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है और कम लागत में तैयार हो जाती है। और जो इनको हम बोलते हैं कि समयोत्थान, मतलब कि क्लाइमेट चेंज के लिए ये जितनी भी रेजिलियंट क्रॉप्स हैं, अगर हम जितने भी संसाधनों की बात करें, चाहे पानी की मांग है या फर्टिलाइजर्स की मांग है, वो ऑलरेडी कम है। आपने शुरुआत में ही बताया कि हमारी खाद जो हमारी थाली में इनको शामिल करना है, तो ये शुरू से हमारी थालियों में थे, कहीं बीच में कुछ समय के लिए ये गायब हो गए थे और इनका महत्व लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा है, हम देख रहे हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, मृदा स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरण में जो परिवर्तन है उसकी दृष्टि से, और कहीं ना कहीं इनकम स्टेबिलिटी, या अगर अपन किसानों की आय को, आमदनी को बढ़ाने की बात करते हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो फसल विविधीकरण की बात है। तो हम सब जानते हैं कि लगातार वही फसलें लेते हुए धान गेहूँ, तो मिट्टी भी हमारी, उसमें हम बोलते हैं सिक सॉइल, मिट्टी भी जो है वो उसकी ताकत कमज़ोर हो गई है। तो कहीं ना कहीं इन फसलों का हम उगाएं, अधिक से अधिक सेवन करें, और ये ज़्यादातर फसलें सभी खरीफ की ऋतु में उगाई जाती हैं, और रबी में इनका प्रोसेसिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट्स के रूप में हम इनको इस्तेमाल करें, और हमारे थाली का ज़रूर ये अभिन्न हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन जो मनुष्य का जो स्वास्थ्य है उसके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, तो यानी ये कहें कि फसल एक, लेकिन फ़ायदे इसके अनेक हैं। आप इससे अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं, अपनी खेत की मृदा की स्वास्थ्य है, उसकी जो गुणवत्ता है उसको भी बेहतर कर सकते हैं, साथ ही साथ आपकी कमाई भी बढ़ेगी, आपकी फसल भी अच्छी होगी और आपकी सेहत भी अच्छी हो सकती है अगर आप मोटे अनाज या फिर श्री अन्न की खेती से जुड़ते हैं या फिर इसमें खाद्य प्रसंस्करण करते हैं। लेकिन इसमें और क्या कुछ खास है? खाद्य प्रसंस्करण से जुड़कर कैसे रोजगार बनाया जा सकता है, रोजगार दिया जा सकता है, और कैसे क्या कुछ संभावनाएं इसमें और अर्जित कर सकते हैं, इसको भी विस्तार से समझेंगे डॉक्टर कपिला जी से। लेकिन उससे पहले एक विशेष रिपोर्ट आइए देख लेते हैं। मोटे अनाज को ही श्री अन्न या मिलेट्स भी कहा जाता है। श्री अन्न में बाजरा, कांगनी, बर्नयार्ड, कोदो, ब्राउन टॉप, रागी, कुटकी के साथ साथ फोनियो, ज्वार और टेफ सहित अनाज के विविध समूह शामिल हैं। श्री अन्न पौष्टिकता से भरपूर समृद्ध सूखा सहिष्णु फसल है जो ज्यादातर भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। ये एक छोटे बीज वाला घास के प्रकार का होता है जो लाखों संसाधन रहित छोटे किसानों के लिए खाद्य और पशु चारे का एक महत्वपूर्ण जरिया है। साथ ही ये भारत की पारिस्थितिकी और आर्थिक सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बता दें कि श्री अन्न में कार्बोहाइड्रेट्स 60 से 70%, प्रोटीन 7 से 12%, वसा 1.5 से 5.5% और पथ्य रेशे 6 से 11.5% संतुलित मात्रा में पाए जाते हैं। श्री अन्न में ग्लूटेन नहीं होता और सिलिएक रोग से ग्रस्त लोगों के लिए ये अच्छे रहते हैं। इतने सारे फायदों को देखते हुए श्री अन्न और इससे बने खाद्य उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में श्री अन्न का प्रसंस्करण करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। श्री अन्न से नूडल्स, पास्ता, पोहा, खिचड़ी, कुकीज, लड्डू, दलिया, पापड़ और नमकीन जैसे उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। साथ ही श्री अन्न से छोटे बच्चों के लिए बेबी फूड भी तैयार किया जा रहा है जो बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा रहता है। बाजरे का प्रसंस्करण करके बाजरा मठरी, बाजरा लड्डू, बाजरा केक, बाजरा नमकीन और बाजरा टिक्की बनाई जा सकती है। वहीं मड़ुआ से डोसा और नमकीन तैयार किया जा सकता है। रागी का प्रसंस्करण करके इसके आटे से रोटी, चीला, कुकीज और इडली बना सकते हैं। कुल मिलाकर श्री अन्न उगाना और खाना दोनों ही फायदे का सौदा है। तो मोटे अनाज का खाद्य प्रसंस्करण क्यों महत्वपूर्ण है और इसके क्या कुछ फायदे हो सकते हैं या क्या क्या इसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, ये सब हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे विषय की तरफ और रुख करते हैं डॉक्टर अनिल जी का। डॉक्टर अनिल जी, अगर हम बात करें रबी के मौसम में आलू की फसल प्रबंधन को लेकर, तो मौजूदा समय में आज के समय की बात करें तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम कौन सा है? किसान भाई किन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे बढ़ें? शिवान जी, जैसा कि आपने आज आलू का विषय लिया, तो मैं सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि
आलू एक बहुत महत्वपूर्ण खाद्य फसल है हमारी, जिसको सब्जी के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। और अगर इसकी बात करें तो धान, मक्का और गेहूं के बाद ये चौथी इम्पोर्टेंट हमारे देश की फसल है। और इसमें आजकल क्योंकि लगाई जाती है, रबी सीजन में ये लगाई जाती है मैदानी क्षेत्रों में। तो मैदानी क्षेत्रों में आप लोग इसको जो है वो 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक जो है वो अर्ली सीजन में लगाते हैं। उसके बाद आजकल जो मौसम चला है वो समय का जो आलू का बिजाई का समय है, तो उसमें आप लगा सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने आलू की अच्छी पैदावार लेनी तो सबसे पहले बात आती है कि आप अच्छी वैरायटीज, अच्छी खाद का जो भी अनुमोदित खाद्य हैं उनका प्रयोग करें। उसके अलावा जल प्रबंधन और खरपतवार प्रबंधन का उचित तरीके से आप प्रबंधन करें, उससे जो आपकी पैदावार बढ़ेगी और आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा आलू की पैदावार लेके अपनी आर्थिकी जो है जो मजबूत कर सकते हैं। और ये छोटे, मझोले और बड़े किसानों के लिए, सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। तो आज का जो विषय आपने चुना है ये एक अच्छा विषय है। आप जो सवाल पूछते जाएंगे मैं उसके अनुसार आपको जवाब देता जाऊंगा। जी, तो शुरुआती तौर पर इन तमाम बातों का किसान भाई ध्यान रखें। और जो डॉक्टर साहब ने बताया कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक का सबसे उचित समय होता है आलू की बुआई को लेकर। और आलू की बुआई में भी क्या क्या चुनौतियां किसान भाइयों को सामना करना पड़ता है, किन किन समस्याओं से जूझना पड़ता है, इसके बारे में भी जानेंगे। और उनके समाधान क्या है इसके बारे में भी जानेंगे डॉक्टर अनिल जी से। लेकिन उससे पहले इस विषय से भी जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। फसल चाहे कोई भी हो, अच्छी पैदावार के लिए उसका प्रबंधन करना जरूरी होता है। आलू की बात करें तो अगर आलू की बुआई नहीं हो पाई हो तो अब जल्दी पूरी कर लें। अक्टूबर में बोए गए आलू की सिंचाई करें। बुआई के 25 से 30 दिनों बाद 90 से 100 किलोग्राम यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करके मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। अगेती और पछेती झुलसा रोग से बचाव के लिए इंडोफिल M45 या रिडोमिल MZ दवा के 0.2% घोल का छिड़काव 2 से 3 बार जरूर करें। दवा के इस्तेमाल से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। बीज के लिए लगाए गए आलू के खेत में दोबारा मिट्टी चढ़ाएं। आलू की बढ़वार के दौरान पानी की कमी पैदावार को कम करती है। कूंड विधि में पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिनों के बाद करें। अगर पलेवा नहीं किया हो तो बुआई के 1-2 दिन बाद ही सिंचाई कर दें। दूसरी सिंचाई 20 से 25 दिनों के बाद मिट्टी चढ़ाने के अगले दिन करें। बाद की सिंचाई हल्की मृदाओं में 10 से 12 और मध्यम मृदाओं में 12 से 14 दिनों के अंतराल पर करें। सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गूल 2/3 से ज्यादा पानी में ना डूबे। सूक्ष्म सिंचाई विधि यानी ड्रिप या स्प्रिंकलर से सिंचाई करने पर आलू का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ती हैं। इसके साथ ही पोषक तत्वों की 25 से 30% तक और पानी की 80 से 90% तक बचत होती है। स्प्रिंकलर विधि से सप्ताह में 2 बार 1 से 1.5 घंटा और ड्रिप विधि में 1 दिन छोड़कर 35 से 45 मिनट तक सिंचाई की जरूरत होती है। खुदाई से 10 से 12 दिनों पहले सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। तो आलू की फसल प्रबंधन को लेकर कुछ खास बातें हमने इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की हैं और विस्तार से जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनिल जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अनिल जी, आपने बताया 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की इसकी खेती की शुरुआत कर सकते हैं, बुआई की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन कई बार किसान भाई कुछ कामों की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो जो किसान भाई पीछे रह गए हैं, क्या अब वो बुआई कर सकते हैं? और जो पछेती बुआई कर रहे हैं उनके लिए क्या कोई खास किस्म की व्यवस्था की गई है पूसा द्वारा या हमारे वैज्ञानिकों द्वारा? बड़ा अच्छा सवाल किया सर आपने। जो अभी मैं 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक जो समय की बात कर रहा था, वो अर्ली बिजाई है। हम लोग जो जल्दी वाली बिजाई करते हैं, उसके बाद का जो हमारा 15 नवंबर तक या 20 नवंबर तक का टाइम है वो समय का टाइम है, जिसमें मध्य समय का टाइम है। और इस पे जो भी वैरायटीज अनुमोदित है कृषि विश्वविद्यालय या फिर हमारे जो आलू संस्थान हमारा शिमला में, ये पूरे देश के लिए अलग अलग क्षेत्रों की वैरायटीज अनुमोदित करता है। तो उन वैरायटीज को लगाया जा सकता है। ऐसी कोई विशेष वैरायटीज नहीं है। जो रिकमेंडेशंस स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज करती हैं तो लगाया जा सकता है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम अगर लेट हो जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा बीज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जैसे कि अगर हम लोग अर्ली या समय पे लगा रहे हैं तो हमें लगभग 2.5 टन जो बीज है वो
1 हेक्टेयर के लिए 2.5 टन चाहिए होता है। और अगर हम लोगों को लेट करते जा रहे हैं बिजाई, खेती भी बिजाई करते जा रहे हैं, तो हमें ये 3 टन तक या 30 क्विंटल तक जो है बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर ले जानी पड़ती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है क्योंकि पौधे का बढ़वाती नहीं ज्यादा हो पाती है, तो हमें पोषक तत्व का ढंग से प्रबंधन करना पड़ता है। और ज्यादा ही लेट हो जाते हैं हम लोग तो क्योंकि पाला पड़ता है, ठंडा मौसम हो जाता है, आलू निकलने की थोड़ी समस्या हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो है वो मल्चिंग भी कर सकते हैं। वैसे भी किसान जो हैं वो आज डेट में तो कोहाल वगैरह जलाते हैं, तो उसको कम किया जा सकता है, उसकी मल्चिंग के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि जो आलू जल्दी से जल्दी थोड़ा गर्म जैसा तापमान रहता है उससे जल्दी निकल आता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं जी। तो ये शुरुआती कुछ बातें हैं जिनका आप ध्यान रख सकते हैं। अगर आप पीछे चल रहे हैं या फिर जो आपको समस्या डॉक्टर साहब ने बताई उसका सामना कर रहे हैं, तो उसका समाधान भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन है सागर मध्य प्रदेश से। विपिन जी स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं आलू के बारे में जानना चाह रहा था जी। सर आलू की खेती हमारे यहाँ की जाती है सर, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि आलू की फसल में पाला पड़ जाता है और जिस भी अवस्था में आलू रहता है उसी दौरान फसल सूख जाती है। तो सर इसके लिए मैं ये जानना चाह रहा था कि उचित टाइमिंग क्या होनी चाहिए, जिससे हम उस टाइमिंग मतलब उस पीरियड से बच जाए। जनवरी में पाला पड़ता है तो उससे पहले या फिर जल्दी या फिर थोड़ा लेट करना चाहिए। तो इसके बारे में जानना था कि आलू की बुआई किस टाइम पर की जानी चाहिए, उचित समय क्या है। जी डॉक्टर अनिल जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अनिल जी हमारे दर्शक हैं, विपिन सागर मध्य प्रदेश से हैं। इनका सवाल आपने सुना और मैं आप दोहरा भी देता हूं। इनका सवाल यही है कि पाला पड़ जाता है जिसकी वजह से किसान भाइयों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है, तो किस प्रकार से बुआई करें, क्या समय आगे पीछे करके चल सकते हैं कि जो पाला पड़ रहा है उससे आलू की फसल पर नुकसान ना हो, क्या समाधान हो सकता है इसका? बड़ा अच्छा सवाल है सर, क्योंकि मध्य प्रदेश में आजकल थोड़ी ठंड होनी शुरू हो जाती है और पाला पड़ने की वजह से क्या होता है कि आपका आलू निकलता नहीं है और शुरू में ही पौधा जो है वो बिल्कुल कमजोर तैयार होता है। तो सबसे बढ़िया है कि आप लोग जो है 20 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक जो है वो आप लोग बिजाई कर दें। अगर आपके एरिया में नवंबर में भी शुरू किया, नवंबर में भी अगर ज्यादा पाला पड़ता है तो आप थोड़ा सा और पीछे 10 अक्टूबर से बिजाई करके अक्टूबर एंड तक इसको खत्म कर दें। और कुछ वैली एरियाज हैं जहाँ पर थोड़ा पाला रहता है उस दौरान, तो
जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आप लोग मल्चिंग कर सकते हैं। आप लोगों के पास जो भी पिछली फसल होती है, आपके पास सोयाबीन है या दूसरी दलहनी फसलों के जो अवशेष बचते हैं, उनको आलू की बिजाई के बाद, और आलू को जो आप लोग मेड़ों पे लगाएं, मेड़ों पे लगाने से उसमें मॉइस्चर जो है वो मेंटेन करता है, और अगर कोई मॉइस्चर की स्ट्रेस है या पाले की स्ट्रेस है वो भी कम हो। और मल्चिंग करने से जो है 3-4 डिग्री जो है वो टेम्परेचर मॉडरेट हो जाता है। सुबह शाम जो है वो टेम्परेचर बढ़ जाता है, और दिन में धूप इसमें जो है इतना ही 3-4 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। आलू को इस तरह का जो है मैनेजमेंट करने से आपका शुभ बात जो है निकलता है, उसके बाद आप अपने परिवार शुरू कर देते। इस तरीके से आप लोग मैनेज कर सकते हैं। जी, तो विपिन जी, आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। आप इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, और जो पाले की समस्या आप देख रहे थे उससे आपको निजात मिल जाएगी। डॉक्टर कपिला जी का रुख करते हैं। डॉक्टर कपिला जी, अब बात करते हैं मोटे अनाज के या श्री अन्न के खाद्य प्रसंस्करण को लेकर। निश्चित तौर पर ये तो हमने कह दिया कई बार कि हमारी थाली में ऐड होना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट रोटी बना के नहीं कोई खाना चाहता है, डायरेक्ट उसकी खिचड़ी बना के कोई नहीं खाना चाहता है। तो ऐसे में कुछ इस तरह के समाधान भी बताइए जिससे परिवार का हर सदस्य, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई बूढ़ा हो, ऐसे कौन कौन से खाद्य प्रसंस्करण करके बनाए जा सकते हैं उत्पाद जिसकी पूरा परिवार को सेवन कराया जा सके। जी देखिए, जैसे हम शुरू से ही बता रहे हैं कि मोटे अनाजों की 2 श्रेणी है, जिसमें एक तो आता है मेजर मिलेट्स जिसके अंदर बाजरा, रागी और ज्वार, ये 3 आते हैं। उसके अलावा हमारे 6 माइनर मिलेट्स हैं। तो पिछले कुछ दिनों में, 1-2 सालों में माइनर मिलेट्स पे बहुत अधिक जोर दिया गया है। बाजरा हमारे थाली का अभिन्न हिस्सा हमेशा से था, और सर्दियों में ये जो है इसका आटा गर्म रहता है, आपने देखा होगा। तो लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है कि हम इसका आटा पिसवा के, जैसे गेहूं का आटा बनाकर हम लंबे समय तक रख सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। आपका 7 से 8 दिन में वो रेंसिड हो जाता है। तो उसके आपको ध्यान रखना है। तो बाजरे का एक तो, जैसे राजस्थान की अगर बात करें, वेस्टर्न राजस्थान में इन सभी में बहुत कल्चर है सीधा ही बाजरे की रोटी का खाने का। उसके अलावा आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, इससे हम खिचड़ी बना सकते हैं। इसके अलावा आजकल पॉप्स आते हैं, जैसे आपने पॉपकॉर्न सुना है, ऐसे बाजरा के पॉप्स आते हैं। तो आप स्नैक टाइम में, जो मंचिंग टाइम है, तो छोटे बच्चों को इस तरह से इस खाने का जो है वो स्वाद इसमें बढ़ाया जा सकता है। उसके अलावा मल्टीग्रेन तो बहुत समय से ही प्रचलित है। तो जो आपका रूटीन गेहूं का आटा है उसमें थोड़ी मात्रा में अगर आप बाजरे का आटा मिला देते हैं तो उससे उसकी गुणवत्ता भी इसके अंदर इंप्रूव होती है। तो मेजर तो यही हो गया। उसके अलावा इसके अंदर रात में, जैसे वेस्टर्न राजस्थान की अगर अपन बात करें तो कुछ राबड़ी वगैरह, कुछ ऐसे भी कुछ है सूप्स, और सूप की तरह से इसको बनाकर भी पिया जा सकता है। उसके अलावा जो सर्दियों में क्योंकि गर्म चाहिए, तो ड्राई फ्रूट्स के साथ में हम इसको, घी के साथ में इसके लड्डू भी बहुत प्रचलित हैं। और जो मिड डे मील जो जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं जिनमें दिया जाता है, उसमें ज़रूर एक कंपोनेंट इस तरह के बाजरा की खिचड़ी या दलिया या मल्टीग्रेन जो आटा है उससे ज़रूर होता है। उसके अलावा जो लोग प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं, या जो महिलाएं खासकर, इसमें कुछ जैसे कुकीज़ हैं, नूडल्स हैं, पास्ता, तो आजकल की छोटी छोटी मशीन्स भी आप कुछ महिलाएं मिलकर आपस में लगा सकते हैं, जो अपने गांव की, अपने क्षेत्र की जो मांग है उसको पूरा कर सकते हैं। बाकी अपने घरेलू जो अपनी डिमांड है या घरेलू मांग के आधार पर भी इसके नूडल्स, पास्ता, पापड़, इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। तो किसी भी तरह में, जैसे आपने बताया कि हर जो श्रेणी के लोग हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक, तो पहले तो आप उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स और उनके टेस्ट को समझ के उस तरह में धीरे धीरे हम इसको, इन चीज़ों को ऐड करके न्यूट्रिशन इसके अंदर हम बढ़ा सकते हैं। जी, तो बहुत महत्वपूर्ण विकल्प और बहुत महत्वपूर्ण बातें डॉक्टर कपिला जी ने आपको बताया। इन सभी बातों का तभी फायदा होगा जब आज से ही इन बातों का इस्तेमाल कर आप अपने रसोई में इनका उत्पाद बनाइए और अपने घर में सभी को खिलाइए। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों के बाद आपके घर में, आपके परिवार में किसी भी तरह की कोई सेहत की या स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। 2-3 मुख्य समस्याएं हैं, जैसे आजकल सबसे ज़्यादा तो हृदय रोग या कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल की जब भी जहाँ भी बात आती है, तो मोटे अनाज उसमें कहीं ना कहीं आप देख लीजिए एकदम क्लेंजर का काम करते हैं। तो जो एक तो सबसे बड़ी बात ये है। दूसरा, आपने रिपोर्ट के माध्यम से भी बताया कि आजकल ग्लूटेन फ्री, मतलब आजकल ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जो गेहूं का बहुत ज़्यादा है, उसके कारण कुछ समस्याएं आ गई है। तो ये उसका एक सब्स्टिट्यूट है, और ये आपको इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। और कुछ एक होता है सीलिएक डिजीज, वो आजकल छोटे बच्चों में बहुत देखा गया है, जिसमें वो गेहूं नहीं पचा पाते, तो उनके लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प है। तो हाई बीपी,
ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीजेस जितने भी हैं, और डाइजेशन के लिए तो ये हमेशा से अच्छा होता ही है। जी, तो इन तमाम चीज़ों का अगर आपको कोई समस्या का सामना करने पड़ रहे हैं या फिर इन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं, तो एक बेहतरीन उपाय है कि दवाइयों से अगर आपको बचना है तो मोटे अनाज को अपनाइए, अपनी थाली में ऐड कीजिए और आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आपको देखने को मिला। आप स्वस्थ रहेंगे और खुश भी रहेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, दर्शक हैं हमारे साथ, उनका रुख करते हैं। कन्हैयालाल प्रजापति हैं, उज्जैन मध्य प्रदेश से। कन्हैया जी, आपका स्वागत है और अपना सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। ये आपको सर ये अवगत कराता हूँ कि आलू की फसल ठंड से कैसे बचाई जाए। जी। और सुअरों का आतंक बहुत है हमारे इधर, जंगली सुअर जो खोद के वो खा जाते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर अनिल जी, एक तो इनका सवाल यही है कि फसल की अच्छी बुआई किस प्रकार से करें और कैसे अच्छी फसल लें। दूसरा, इनके फसल के आसपास जो जंगली जानवर होते हैं वो फसल इनकी खोद के खा जाते हैं, तो उसके लिए क्या फेंसिंग करने की व्यवस्था करें या फिर क्या व्यवस्था करें जिससे इनकी फसल सुरक्षित रहे? जैसा कि किसान भाई जी का सवाल है कि कैसे अच्छी फसल लें आलू की, तो आलू के लिए मैं इनको बताना चाहूँगा कि इनके एरिया के लिए जो अनुमोदित वैरायटीज हैं उनका इस्तेमाल करें। जो बीज है वो प्रति हेक्टेयर 2.5 से 3 टन रखें, 25 से 30 क्विंटल रखें प्रति हेक्टेयर। और उसके अलावा उज्जैन के एरिया में पोषक तत्वों के प्रबंधन के लिए अगर इनके पास पशु हैं, अगर गोबर अवेलेबल है तो 10 से 15 टन जो है वो गोबर डालें प्रति हेक्टेयर। उसके अलावा पोषक तत्वों में नाइट्रोजन 150 किलो प्रति हेक्टेयर जो यूरिया के द्वारा दी जा सकती है, या 12-32-16 किसी दूसरे नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से दी जा सकती है। जो फास्फोरस है लगभग 100 किलो उज्जैन एरिया में लगेगा, और उतनी ही पोटाश 100 किलो केजी प्रति हेक्टेयर जो है वो आप बिजाई के समय डालें। जो नाइट्रोजन की मैंने मात्रा बताई है वो आधा, आप 75 किलो जो नाइट्रोजन है वो बिजाई के समय डालें, और 75 किलो जब आप 30-35 दिन में पहले गुड़ाई करते हैं उसमें डालें, गुड़ाई से पहले डाल दें और उसके बाद मिट्टी चढ़ा दें। सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है इन एरिया में वो है आलू पेड़ों पर लगाएं, क्योंकि हम अगर इरिगेटेड एरिया तब भी आपको पेड़ों का पानी देने की सुविधा रहेगी। और दूसरा, अगर आपका सूखे क्षेत्र है तो वहां भी लाइन में जो है या मेड़ों पे जो है आलू लगाने से जो है वो मॉइस्चर का जो है थोड़ा संचयन रहता है। और दूसरी चीज है ये जो आपकी लाइन से लाइन या मेड़ से मेड़ की दूरी है वो 60 सेंटीमीटर रखें, और जो आप ऊपर लगाते हैं उसका साइज अच्छा हो, कम से कम 30 से 50 mm साइज हो, या 30 से लेकर 120 ग्राम तक का उसका साइज हो, 2-3 आदमी, और उसको 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ट्यूबर टू ट्यूबर लगाएं। पोषक तत्व मैंने आपको बता दिए। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात इन एरियाज में आती है वो खरपतवारों का बहुत प्रकोप। बिल्कुल। तो खरपतवारों के लिए जो है वो अनुमोदित दवाई हैं, जैसे आप पेंडीमेथलिन डाल सकते हैं बिजाई के बाद 1 kg AI उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट डालें प्रति हेक्टेयर 750 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर। अगर वो नहीं मिलता तो मेट्रिक्यूजन एक बड़ी अच्छी दवाई है, उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। वो भी 1 kg उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर लगता है, 750 लीटर पानी में आपने इसको स्प्रे करना है। और दोनों तरह के चौड़ी पत्ती वाले और जो आपके नुक्ले जो भी आपके वो हो जाते हैं। और जो इन्होंने सबसे बड़ी जो समस्या बताई है वो है पशु, आवारा पशु हैं। तो उसके लिए तो क्योंकि ये लगभग देश की समस्या आज के आ रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम लोग जो दुधारू पशुओं को छोड़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि उसके लिए हम आप लोग फेंसिंग करें, या फिर किसान भाई जहां भी आलू लगाते हैं ग्रुप में जो है वो देखभाल करें, ताकि जब भी आवारा पशु आते हैं तो उनको आप उठा के दूर कर सकें। और सबसे जो उचित उपाय है वो फेंसिंग ही है, या मॉनिटरिंग आप करते हैं कम्युनिटी बेसिस पे किसी को डिप्यूट करके। तो इस तरीके से आप लोग जो है फसल का आप जंगली जानवरों से, आवारा पशु से बचा सकते हैं। जी, तो सबसे उचित उपाय यही है कि आप फेंसिंग भी करें, और अच्छी फसल लेने के लिए डॉक्टर साहब ने आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई। उन तमाम बातों को फॉलो करें और अच्छी खासी आलू की फसल आप ले सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ तो एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच में काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के
तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराड़ बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठा ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। देख रहे हैं आप कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल भेजा है हमें। लखवीर हैं उत्तर प्रदेश से। उनका सवाल है, डॉक्टर कपिला जी, मोटे अनाज से विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ कैसे बनाएं और उसके व्यापार को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके बारे में कहाँ से सीखें? जी, अभी तक तो जैसे हमने चर्चा की कि व्यक्तिगत रूप पे या हम हमारे किचन में किस तरह से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए, लेकिन इनके दो सवाल हैं। एक तो ये शायद मीठा बहुत पसंद करते हैं, तो ये स्पेसिफिकली मिठाइयों के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये जो बाजरा का जो दलिया होता है, तो ये इसको हम ड्राई करके और इसकी मिठाई बनती है। दूसरा, बाजरा के लड्डू आजकल बहुत प्रचलन में है। तो वो जैसे रूटीन जैसे हम और गोंद के लड्डू या और आटे के लड्डू जिस तरह से बनाते हैं, जिसमें हम गेहूं का आटा उपयोग करते हैं, जिसमें हम बाजरी और रागी का आटा मिक्स करके भी इसको इस तरह की मिठाई बनाया जा सकती है। और क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और किचन में मैं भी थोड़ा सा शौक रखती हूँ, तो खोए के साथ में इसके लड्डू बनाए जाते हैं। और अभी क्योंकि सर्दियों का मौसम है, तो तिलकुटा जो बनाते हैं हम, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाजरा का आटा और उसमें रागी और ज्वार को मिक्स करके और एक बहुत ही टेस्टी लड्डू इसमें बनाए जा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा बनाइए, लंबे समय तक ना चलाएं। और इस तरह की वेरिएशंस हम करते रहते हैं। जैसे सावा है, उसकी खीर बहुत प्रचलन में है। जब आपको फ्रेश खानी हो तो आप बना सकते हैं। उसमें चावल की जगह आप सावा का प्रयोग कर सकते हैं। और उसके अलावा नमकीन प्रोडक्ट्स तो इसके बहुत सारे बनते हैं पॉप को लेके। और दूसरा जो प्रश्न था इनका, वो व्यवसाय के रूप में अगर आप इसको लेना चाहें, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके आसपास क्षेत्र में कौन से जो मोटे अनाज हैं वो उगाए जाते हैं, यानी उनकी अवेलेबिलिटी आपको कितनी है। दूसरा, जब भी आप ये लेते हैं, अब क्योंकि कटाई के बाद में रबी में, अब खरीफ में वापस इनकी बुआई होगी, तो इस पूरे सीजन में अगर आपको कोई भी खाद्य प्रसंस्करण इनका करना है, कोई प्रोसेस प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए उसका, आप प्रोक्योरमेंट के अलावा आप उसका भंडारण सही तरीके से करें, ताकि उसमें कीड़े मकोड़े ये सब ना लगे। साफ सुथरे करके आप इनको रखें, थोड़े थोड़े प्रोडक्ट्स बनाएं और उससे पहले आप मार्केट इसमें एक्सप्लोर करें। आजकल जो उसकी मल्टीग्रेन खिचड़ी है, 5 स्टार में भी आजकल सब लोग इसी श्री अन्न या मोटा अनाज के नाम पे ही इसकी ऑन डिमांड ही है। लेकिन जैसे आप किसी क्षेत्र की महिलाएं आपस में संगठित होकर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर सकते हैं हम, तो उसमें आप ये देखें आसपास के कौन से प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं और उनका मार्केट कहाँ है। जितने भी आपके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, उन सभी में एक अलग सेक्शन रहता है जिसके अंदर मल्टीग्रेन करके ये प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जहाँ तक आपने प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग और इसमें पोस्ट हार्वेस्ट की जहाँ पर आपने बात की, तो सभी संस्थानों में, जैसे हर केवीके में, हर जिले में लगभग एक केवीके है ही, तो उसका मैंडेट भी होता है जहाँ महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर हम ले जाते हैं। तो उसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अगर महिलाएं आती हैं, तो उसमें होम साइंस एक्सपर्ट एक ना एक ज़रूर होता है। जैसे अगर अपन पूसा संस्थान की बात करें, तो सुखापुर में, जो सुखाबाद में हमारा केवीके है, उसमें हमारे जो होम साइंस में जो एक्सपर्ट हैं, या जो गृह विज्ञान जिसको हम बोलते हैं उसमें एक्सपर्ट हैं, वो इनकी ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में कुछ ट्रेनिंग्स हम हमारे संस्थान में भी कराते हैं। उसमें महिलाएं, कम से कम 15 महिलाएं होती हैं, वो अगर आकर हमारे संस्थान में संपर्क करती हैं
हैं तो टाइम स्लॉट के हिसाब से वो किस प्रकार की ट्रेनिंग चाहती हैं। उसके अलावा सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं, उनको मार्केटिंग के लिए भी प्रमोट किया जाता है। आपने अपने इसमें जो शुरू में जो क्लिप दिखाई उसके माध्यम से भी पूजा शर्मा जी का जो उनके छोटी सी एंटरप्राइज है गुड़गांव में, चंदू गांव में वो लगाती है, मैंने खुद उनकी यूनिट जो है वो देखी है। तो उन्होंने भी पूसा से ही जो ट्रेनिंग ली थी शुरुआत में और अभी बहुत ही सफल उद्यमी के रूप में वो उभर कर आई हैं। तो उनका ना केवल उन्होंने अपना खुद का बल्कि आसपास उनके साथ जुड़ी हुई सभी महिलाओं का आर्थिक उत्थान किया है। तो इस प्रकार प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें, मार्केट आइडेंटिफाई करें, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उनके हिसाब से अवेलेबिलिटी आप देखें। फिर आप सब जानते हैं कि फंडिंग और आजकल लोन है, स्किल इंडिया जैसे कई प्रोजेक्ट्स हैं, स्टार्टअप्स हैं जिसमें ये सब काम शुरू करके, लेकिन संगठित होकर अगर आप प्लान तरीके से इसको करते हैं तो मार्केटिंग के भी जो गुर हैं वो आप सीख सकते हैं कि लेबलिंग कैसे करें, प्रॉपर पैकेजिंग कैसे हो, छोटे स्तर पे घरेलू उसके लिए, लघु उद्योग के लिए मशीनें कहाँ से किस प्रकार हम लें। तो इस तरह से एक प्लान तरीके से चलेंगे तो डिमांड बहुत है, आप संगठित होकर आइए और कई सरकारी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप उठा सकते हैं। जी डॉक्टर कपिला जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही और एक बात जो आपने कही कि क्योंकि आप एक महिला हैं और रसोई में थोड़ा रुचि रखती हैं तो हम आपके हाथों को थोड़ा कष्ट देना चाहेंगे और हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप जब अगले अंक में हेलो किसान के इस कार्यक्रम में प्रोडक्ट्स हम जरूर बिल्कुल तो आप अपने हाथों से थोड़ा कष्ट देकर लेके आए, हम अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे और उसके स्वाद को भी चखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक दर्शक और हैं, पंजाब से उनका सवाल आया है। वो जानना चाहते हैं कि देश भर में मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट के एक्सपो स्टॉल्स लगते हैं जी। इन स्टॉल्स में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इन एक्सपो का पार्ट कैसे बने, कैसे जानकारी लें कि उस एक्सपो में हम कहाँ कब लग रहा है, कैसे पहुँचें? बिल्कुल, आप तो पंजाब से हैं और दिल्ली के बहुत पास हैं। हमारे यहाँ जो मंडपम है, भारत मंडपम जो पहले प्रगति मैदान के नाम से भी जानते हैं, उसमें साल भर के सभी प्रोग्राम्स डिस्प्ले होते हैं कि आने वाले, आप अभी भी देखेंगे तो इंटरनेशनल जो ट्रेड फेयर है उसका एडवर्टीजमेंट आता रहता है। तो ये मेजर साइट्स हैं जहां बहुत एक आहार मेला आपने सुना होगा। पिछले ही दिनों में फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उन्होंने जो बहुत बड़ा अपना एक स्टॉल लगाया था जिसके अंदर सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया गया। मतलब प्रोड्यूसर्स भी वहीं हैं, वो किस इंडस्ट्री को कितना डिमांड है, उस इंडस्ट्री के लिए कौन सी मशीन्स चाहिए और उसके अंदर जो रेसिपीज़ हैं या जो 5 स्टार में जो शेफ्स हैं वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। आपने बहुत सही बताया कि इन मेलों में आकर या इस तरह के जो और सेटअप्स हैं उनमें आपको सभी चीज़ें अंडर वन रूफ मिल जाता है। सिंगल विंडो में आपको पता चल जाएगा। आपको वहीं पर एक लोन की विंडो भी होगी, स्टार्टअप वालों की विंडो भी होगी। तो आपको कहीं ना कहीं जागरूक होना है। ये सभी डिस्प्ले होते हैं। आप अभी भी अगर आप गूगल पर जाकर देखेंगे कि आने वाले या जैसे 2024 के लिए या 2024 पे कौन कौन से मेले, तो आहार मेला मुख्य होता है और उसके अलावा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो मेला है वो उसमें है और उसके अलावा ये सभी समय समय पर इस तरह के मेले होते रहते हैं। और इवन पूसा संस्थान में भी जो किसान मेला है उसमें भी हमारे यहाँ पर स्टॉल्स लगती हैं जिसमें इस तरह के लोग आते हैं और जहां बायर्स और प्रोड्यूसर्स मिलकर और इस तरह का अपना एक सफल उद्यम जो है वो प्लान कर सकते हैं। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर आप स्टॉल लगाना चाहते हैं और अगर आपको पास जानकारी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर आपके पास स्टॉल लगाने के ऑप्शंस मिल रहे हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन आप उसमें जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ी आपको एक स्टेज मिल जाता है जिसके जरिए आपको मार्केट करने में या फिर लोगों से कनेक्ट करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है। और तो आप इस तरीके से जानकारी ले सकते हैं और आप पूरे साल का एक इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कब आपके पास समय, कब आपको वहाँ पर स्टॉल लगाना है, क्या क्या अवेलेबिलिटी आपकी हो सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्तों के एक और छोटे से ब्रेक का बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं।
अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये बीच न काट के और पराली न जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? हाँ ताऊ तो पर्यावरण तो खराब करेगा, गेली हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के होज हैं। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम हेलो किसान देख रहे हैं आप। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, डॉक्टर अनिल जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अनिल जी, जब हम बात प्रसंस्करण की कर रहे हैं तो क्यों ना आलू को भी इसमें जोड़ लिया जाए। और कई बार हम देखते हैं कि किसान भाइयों के पास अत्यधिक फसल हो जाती है तो मंडियों में तो फसल पहुंचती नहीं है, क्योंकि जितनी उनको बेचनी होती है वो बेच देते हैं और रखे रखे कहीं ना कहीं फसल खराब भी हो जाती है। ऐसे किसान भाइयों के लिए प्रसंस्करण की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं? साथ ही अगर कोई किसान भाई प्रसंस्करण करने के लिए आलू की फसल लगा रहा है तो क्या किस्मों का चुनाव भी इसमें बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको प्रसंस्करण करना है तो आप आलू की ये किस्म लगाइए, और अगर आपको व्यावसायिक रूप से आलू की खेती करके आलू को बेचना है, व्यापार करना है, तो इसकी किस्में अलग लगाइए। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और अगर प्रसंस्करण कर रहे हैं तो क्या क्या उत्पाद आलू के बन सकते हैं पापड़ चिप्स के अलावा? जैसा कि डॉक्टर कपला भी बता रहे थे कि माइनर मिलेट्स जितने भी मिलेट्स हैं उनकी प्रसंस्करण करके जो है किसान बहुत ज़्यादा फायदा कमा सकते हैं, वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। उसी तरह किसान भाई आलू में भी दो तरह के आलू हैं। पहला तो है जो हम लोग टेबल पर्पस के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल, जो अमूमन हम पूरे भारत में लगा रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरी जो किस्में हैं वो है प्रोसेसिंग टाइप पोटैटोज। उसकी स्पेशलाइज किस्में हैं, जैसे कि चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, फ्राइसोना, इस तरह की 4-5 हमारे संस्थान ने अनुमोदित की है किस्में। इनमें फर्क क्या है कि जो भी हमारी प्रसंस्करण वाली जो किस्में होती हैं उनमें जो है वो ड्राई मैटर, जो शुष्क अंश है वो ज्यादा होता है। और उसके जो ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो जैसे फ्रेंच फ्राइज बनती हैं, चिप्स बनते हैं, या दूसरे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो वो एक तो पहली बात ये है कि ये स्पेशलाइज्ड वैराइटीज होती हैं, टेबल पर्पस से थोड़ा डिफरेंट होती हैं। और दूसरी चीज ये है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वैल्यू एडिशन करने के बाद बहुत महंगे तौर पर जाते हैं। जैसे आपने मार्केट में देखा कि आज की जो युवा पीढ़ी है या जो शहरी जो वातावरण के जो लोग हैं वो चिप्स को या फ्राइज को, फ्रेंच फ्राइज को बहुत पसंद करते हैं। तो इन वैराइटीज को लगा के इनमें थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए बात है कि इसकी स्पेशलाइज्ड वैराइटीज लगाएं। डिफरेंट स्टेट्स के लिए, डिफरेंट रीजन्स के लिए अलग अलग वैरायटी जो है वो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ने और हमारे आलू अनुसंधान संस्थान ने अनुमोदित की हैं। उनको अनुमोदित किस्मों को लगाएं। बीज की मात्रा लगभग टेबल पर्पस और प्रोसेसिंग टाइप की सेम है। थोड़ा सा पोषक तत्वों का जो प्रबंधन है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो है वो पोषक तत्वों को रोकना है, खासकर नाइट्रोजन का और फास्फोरस पोटाश का। और इसमें बाकी जो प्रबंधन है, खरपतवार प्रबंधन है, जल प्रबंधन है, पेड़ों पे लगाना है, जो दूरी रखनी है जैसे मैंने आपको पहले बताया वैसे ही रखनी है। और इरिगेशन जो वाटर मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि हमारा ट्यूबवेल इंस्टॉलेशन होती है, उस टाइम पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो उस टाइम इरिगेशन दें। और जब ये बल्किंग का टाइम होता है, जो आलू के बढ़ाव का समय होता है, तो उस टाइम जो है तो आप लोग जरूर इरिगेशन दें। तो इस तरह का थोड़ा सा मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ता है। और रही बात आप लोग को प्रोसेसिंग की, थोड़ी स्पेशलाइज चीज क्या है कि अगर छोटे किसान हैं, अगर कोई प्राइवेट कंपनी से परचेज करती है, गवर्नमेंट एजेंसी परचेज करती है, तब तो ठीक है, आप लोग लगाइए, आपको उचित मूल्य मिल रहा है। अगर आप लोग छोटे किसान हैं और आप लोग कोई भी प्रक्योर नहीं कर रहा तो क्लस्टर में आप लोग जो है वो आलू को लगाइए। क्लस्टर में गाँव के स्तर पे, रीजनल स्तर पे, और किसी कंपनी को कॉन्टेक्ट करिए। कॉन्टेक्ट फार्मिंग की कई जगह कई कंपनीज कर रही हैं। तो इस तरीके जो है वो आप लोग प्री नेगोशिएटेड वे में कि कितना जो आपकी पैदावार होगी आप ये थोड़ा सा देख लें, और वो कितना आपका जो प्रोडक्ट है वो ले जाएंगे। इस तरीके से थोड़ा सा
निगोशिएट करके और रेट को निगोशिएट करके जो अब आप लोग इसकी खेती करिए, क्योंकि टेबल पर अगर प्रोसेसिंग का अगर आपको नहीं बिक पाता है, प्रोसेसिंग कंपनी में नहीं जा पाता, तो उसका नेचुरल एज टेबल पर्पज इसको यूज करेंगे, खाने के लिए यूज करेंगे, सब्जी वगैरह जिसमें हम लोग बनाते हैं जी, तो उसका जो रेट है वो कम मिलता है। तो बेहतर यही है कि अगर ये स्पेशलाइज्ड प्रोसेसिंग टाइप वैरायटीज लगा रहे हैं तो आपको मार्केट का बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि आपने ये सवाल में पूछा मुझे कि किसान भाई जो है, डॉक्टर अनिल जी मैं लौटूंगा आपके पास। एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लूं फिर मैं आपके पास लौटता हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। अखिलेश कुमार हैं सीतामढ़ी बिहार से। अखिलेश जी आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। अखिलेश जी आप सुन पा रहे हैं हमें, तो अपना सवाल पूछिए। चलिए संपर्क टूट गया, रुक करते हैं वापस से डॉक्टर अनिल जी। अनिल जी अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो प्रोसेसिंग के लिए मैंने पहले ही बताया कि उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड मशीनरी चाहिए। छोटे स्तर पे करना है तो चिप्स आलू हम लोग घर में भी पहले बनाते रहते थे और लोकल स्तर पे हम लोग उसको बेच सकते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी मार्केटिंग करनी और बड़े स्तर पे लेके जाना है। डॉक्टर अनिल जी एक बार फिर से रोकना चाहूंगा, दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। ये दोनों चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो ट्रेनिंग लीजिए स्पेशलाइज्ड प्रोसेस जी। डॉक्टर अनिल जी मैं आपको फिर से रोकना चाहूंगा, माफी के साथ। एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं, अखिलेश कुमार सीतामढ़ी बिहार से, उनका सवाल ले लेते हैं। अखिलेश जी स्वागत है, सवाल पूछिए। अखिलेश जी सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। बाजरा खेती से संबंधित सवाल पूछना है। जी पूछिए। बाजरा खेती बिहार में हो सकता है, अगर बिहार में होगा तो उसका बीज जो है पाइपों से आ सकता है? जी सवाल जी बाजरे का से जुड़ा इनका सवाल है। डॉक्टर कपिला जी का रुख करें। डॉक्टर कपिला जी इनका सवाल आपने सुना, इनका जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल, नहीं बाजरा आपके यहाँ हो सकता है, लेकिन आपको देखना होगा कि एक तो ये खरीफ की फसल है, बारिश के समय इसको लिया जाता है, और अगर आपके क्षेत्र में बाढ़ आती है तो ये बाजरा के लिए उपयुक्त नहीं है और बहुत अधिक बारिश इसको नहीं चाहिए। तो उसमें हल्की दोमट मिट्टी में अच्छे से इसको उगाया जा सकता है और अच्छी किस्में हैं। और जहाँ पर आप ज़्यादा सिंचाई की सुविधा नहीं हो, कई बार रेनफेड कंडीशंस होती हैं, बरानी क्षेत्रों में इसको बहुत अच्छे से लिया जा सकता है। तो आप खरीफ के मौसम में आप देखिए, आपके खेत के अंदर एक तो जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए, लगातार इसके अंदर जो है निकास या ड्रेनेज प्रॉपर होनी चाहिए। बीज इसका बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसका पर्याप्त होता है। उसके अलावा छोटे स्तर पे, जैसे अगर आप पूरे खेत में ना भी लें तो पशुओं के चारे के लिए भी ये बहुत अच्छी फसल है। आजकल शॉर्ट ड्यूरेशन बाजरा की किस्में हैं जो 60 से 70 दिन में पक के तैयार हो जाती हैं और ड्यूअल पर्पज़ भी हैं, यानी कि आप चाहें तो उसको पशुओं के भूसे या चारे के लिए उपयोग करें। और आजकल कई किसान बिहार से ही बहुत लोग आगे आए हैं जो इसका हरा जो चारा है वो तैयार करते हैं, जिसको हम साइलेज कहते हैं। तो उसमें आप बड़े बड़े साइलोज में आप इनको बना के, और करड़ी भी जिसको बोलते हैं, वो काट के आप इसका जो भूसे के लिए उपयोग कर सकते हैं। और अगर जो मल्टीपर्पज़ या ड्यूअल पर्पज़ आप किसमें लेते हैं तो उसका दाना भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। अगर बहुत वृहद स्तर पर आप नहीं ले रहे, थोड़ी जगह के लिए आप ज़रूर उगाएं इसको, और पशुओं के चारे के लिए और आपके अपने घर के उपयोग के लिए ये बहुत ही उत्तम फसल होगी जी। तो खरीफ के मौसम में जून जुलाई के समय इसकी शुरुआत में, जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसकी बुआई होती है जी। तो अखिलेश जी आप इस तरीके से बुआई करके आगे बढ़ सकते हैं और उम्मीद करेंगे आप अच्छी फसल लेंगे और आपका पशुधन भी स्वस्थ रहेगा। अगर आप मोटे अनाज की खेती को चुनते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा, बल्कि आप अपने पशुधन के लिए भी अच्छा खासा चारा उपलब्ध करा सकते हैं और वो भी आपके साथ स्वस्थ रहेंगे। पौष्टिक चारा आप उनको दे पाएंगे और जितना लाभ आप खेती से ले पाएंगे उतना ही लाभ अपने पशुधन से भी ले पाएंगे और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर से यहाँ पे वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं।
हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक दर्शक फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। रंजीत कुमार सुपौल बिहार से हैं। रंजीत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। रंजीत जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। नमस्ते सर। नमस्ते जी। क्या मेरे मोटा अनाज पे सवाल है सर? जी पूछिए। मोटा अनाज जैसे हम लोग पर बिहार में रागी होता है बड़े पैमाने पे, तो उसका यानी खाद प्रसंस्करण हम करना चाहते हैं। जैसे लड्डू का यानी कि हम प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, उसका यानी कि परीक्षण और उसका यंत्रीकरण यानी कहाँ मिलेगा? जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, डॉक्टर कपले जी करते हैं। आप शुरू से ही हम बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप कह रहे हैं रागी आपके यहाँ खूब होता है, तो रागी का आपको सबसे पहले मार्केट देखना होगा कि आप प्रोसेसिंग जब करके कौन कौन से प्रोड्यूस की डिमांड है। रागी के कई उत्पाद हो सकते हैं, जिसके अंदर हम शुरू से ही बता रहे हैं कि जैसे नूडल्स, पास्ता, इसके अलावा कुछ उसमें मल्टी जो ग्रेन आपका आता है उसमें लड्डू पे काम करना है। जी, तो आप समझ रहे हैं कि आपके वहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो अगर इसमें 2-3 चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा मशीनरी या प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम जो रूटीन जो आटा बनाते हैं उसकी जगह हम रागी के आटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके प्रपोर्शन को आपको देखना होगा। और सबसे पहले जैसे आपकी लोकल स्वीट शॉप्स हैं, आप उसमें ही आप एक्सप्लोर करिए कि अगर आपके यहाँ से अच्छा बढ़िया बन के आता है, मान लो आपको पर डे आपकी कितनी डिमांड है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत अधिक मशीनरी की ज़रूरत नहीं है, सिवाय इसके कि आपको आटा इसका बना हुआ आपको मिलना चाहिए। तो आप साफ़ सुथरा करके इसकी जो रेगुलर अब जो हम आटे जो उसके गेहूं के आटे के और बाजरे के आटे का जिस प्रकार लड्डू बनाते हैं उसमें प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा रागी के उसके बिस्किट्स भी जो है या कुकीज़ जो हैं, हैंडमेड कुकीज़ हैं, वो भी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आप इसके बारे में पूरी ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो आप अपने आसपास के ही जो KVK हैं उनसे ज़रूर संपर्क करें। तो इस प्रकार से आप जो उनकी ट्रेनिंग है, ना केवल आपको वो ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे, बल्कि ये आप अपने प्रोडक्ट का एक अलग नाम दे सकते हैं। जैसे पूजा शर्मा जी ने क्षितिज नाम से अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसके अंदर मल्टीग्रेन जो कुकीज़ या हैंडमेड कुकीज़ हैं उसको वो देते हैं। तो अगर आप एक लड्डू के स्पेशलिस्ट में आप देना चाहें, कानपुर में हम ठग्गू के लड्डू इस तरह से सुनते हैं, तो ये कई बार इस तरह की ब्रांड्स हैं। और बिहार में ही जैसे कोरोना के टाइम पे और आजकल तो मार्केटिंग का भी ज़माना है, तो उसमें आप उन पोर्टल्स पर आकर अपना एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप शुरू में 5-6 महीने आप ये देखिए कि आपके कौन से प्रोडक्ट के कॉम्पोजिशन को लोग पसंद कर रहे हैं जी। तो कई बार होता है कि मिक्सचर को पसंद करते हैं, कई बार ड्राई वाले को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार से आप जो लड्डू में भी कई वेरिएशन हो सकते हैं। आप उसको बेसन के साथ मिक्स करके बनाइए, बाजरा के आटे के साथ, गेहूं के आटे के साथ, फिर जिसकी डिमांड सबसे ज़्यादा हो उसको कहीं ना कहीं आप स्टैंडर्डाइज करके फिर आप उसको एक ब्रांड नेम दीजिए। उसके अलावा विज्ञापन बहुत ज़रूरी है, तो आप एडवर्टाइजमेंट करिए डिफरेंट माध्यम से। आजकल FM में लोग वो एडवर्टीजमेंट देते हैं, पोर्टल्स पे अपने सामान बेचते हैं। तो आपका अगर सही होता है तो आप उसको एक ब्रांड नेम देकर उसकी लेबलिंग भी ज़रूर करिए। उसी लेबल से आप बनाकर अगर आप बेचेंगे और लोकल मार्केट्स में तलाश करके फिर आप इस तरह से एक बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर आपको एज ए मतलब एक एंटरप्रेन्योर या उद्यम या व्यवसाय के रूप में भी इसको ले सकते हैं। जी, तो ये तमाम पैरामीटर्स हैं। अगर आप
उद्यमी के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रख सकते हुए आप प्रोसेसिंग कीजिए। और प्रोसेसिंग के बाद की जो कार्य करने होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो बहुत छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती हैं आपके मार्केट को सेटअप करने में, तो इन बातों का भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर अनिल जी का रुख करते हैं। डॉक्टर अनिल जी, समय की समाप्ति की ओर हमें इशारा कर रहा है, इसलिए मैं आपसे आखिरी में कुछ संक्षिप्त में जानना चाहता हूं कि हमारे किसान भाई फसल तैयार हो जाए, उसके तैयार होने के बाद कैसे पहचाने कि फसल हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसको निकाल ले जाना चाहिए, और मार्केट ले जाते समय क्या पैकिंग, उसमें भी पैकिंग का रोल होता है या बोरे में डालने का कुछ कितने प्रकार की प्रक्रिया होनी चाहिए, कौन से बोरे का इस्तेमाल करना चाहिए, इसका भी असर पड़ता है? आपने आलू के पकने की बात की, क्योंकि जब आलू की फसल तैयार होती है तो सबसे पहले जो नीचे की पत्तियां होती हैं पौधे की, थोड़ी सी उनमें सनी से सूखना शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग जो है जब आप लोगों का ये 90 या 100 डिफरेंट वैरायटीज में डिफरेंट कटिंग डेट्स है, तो की जो हल्म्स होते हैं उनकी कटिंग करते हैं और 10-12 दिन खेत में रहने, ताकि इसका छिलका जो है वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए और थोड़ा सा मोटा हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग एकदम से ही अगर उसके ऊपर के हम्स काटेंगे, पत्तियां काटेंगे और उसके बाद आलू को निकालेंगे, तो क्योंकि उसका जो बाहर की जो स्किन होती है बहुत डेलिकेट होती है, उससे आलू छिल जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल। और जब आप मार्केट तक ले जाते हैं तो सड़ना शुरू हो जाता है। तो 10-15 दिन पहले आप लोगों को ये आलू के ऊपर के पत्ते काट दें, ताकि आलू जो है वो उसका छिलका मोटा हो जाए। फिर जब आप मशीनरी के थ्रू, पोटैटो डिगर वगैरह के थ्रू काटते हैं या मैनुअली काटते हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए ढेरी में रहने दें उसको, खेत में उसकी स्किन को थोड़ा सूखने दें। उसके बाद, क्योंकि ये बल्कि क्रॉप है तो उसको हम लोग आलू को बोरों में ही बढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी उसको जेंटली डिफरेंट ग्रेड्स में करिए, क्योंकि मार्केट में आपको लेके जाना है सारा ही ढेर आप एक ही आलू खरीदोगे तो आपको प्राइस नहीं मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में हर एक चीज मार्केट के साथ जुड़ी है। जैसे डॉक्टर कपिला ने बताया, हमें जो भी प्रोडक्ट तैयार करना है उसकी मार्केटिंग को पहले ध्यान में रखना है। तो खेत पे ही ग्रेडिंग करें, अलग अलग ग्रेड्स को अलग अलग बोरों में डालें, और जब आप लोग उसको शिफ्ट कर रहे होते हैं ट्रैक्टर्स के थ्रू या ट्रक के थ्रू, तो आप लोग इसको जो है जेंटली ऐसे नहीं बोरों को फोड़ के रखते, उससे क्या होता है कि आपकी रैप्चर हो जाती है स्किन। और जब ये मार्केट में आड़ती के पास या कोई भी मार्केटर के पास आप लेके जाते हैं, मिडलमैन के पास, तो उसका क्वालिटी देखता है कि आलू कैसा है और जो है वो कम प्राइस देगा। तो आपको जेंटली इसको रखें और मार्केट तक पहुंचाएं। अगर आप तुरंत नहीं पहुंचा सकते तो इसको ठंडी जगह, खुले कमरों में जो है वो स्टोर करें, हवादार कपड़े, और ज्यादा ढेरियां न लगाएं, बोरों की 4 ढेरी, क्योंकि नीचे वाले आलू को फिर डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। और हवा का थोड़ा संचार रखें। अगर लंबे समय तक आपने इसको स्टोर करना है तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेजेस बने हुए हैं। तो ग्रुप के तौर पर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई स्कीम्स हैं जिसमें जो है वो हर एरिया में डिफरेंट क्रॉप्स के कोल्ड स्टोरेज के चैम्बर्स बन रहे हैं, तो वहां पर आपको क्यों चार्जेस देने पड़ते हैं, वहां पर आप स्टोर कर सकते हैं। और मार्केट में जैसे डिमांड आती है या प्राइस आपको सुटेबल लगता है, उसके अनुसार आप। जी डॉक्टर अनिल जी, कुल मिलाकर इन तमाम मोटी बातों पर अगर हम ध्यान रखेंगे अपने आखिरी समय में आलू की जब हम उपज उससे ले रहे हैं, तो आप अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे जो किसान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो आलू की खेती से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनिल जी, कीमती समय निकालकर आपने आलू की फसल प्रबंधन से लेकर जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद जी। डॉक्टर कपिला जी, आपने भी कीमती समय निकालकर स्टूडियो में पहुंची और खाद्य प्रसंस्करण को लेकर जो आपने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, उम्मीद करेंगे किसान भाई उन सभी खाद्य प्रसंस्करण से बातों से लाभ उठाएंगे और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना मुनाफा कमाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम कौन से विषय पर बात करेंगे, आइए एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो हेलो किसान के कार्यक्रम में अगले विषय कुछ इस प्रकार से रहेंगे, जिसमें हम बात करेंगे प्याज की उन्नत किस्में एवं पौध की तैयारी किस प्रकार से करें। साथ ही दूसरा विषय रहेगा रबी दलहनी फसलों में रोग नियंत्रण कितना महत्वपूर्ण है। इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर नंबर पर फोन कर सकते हैं। उससे पहले आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव और सवाल पहुंचा सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा आप डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके नंबर पर फ़ोन करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060, सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में ये फ़ोन नंबर खुला रहता है। इसके अलावा हेलो किसान के इस कार्यक्रम को दोबारा से देखने के लिए आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को कहीं भी कभी भी बैठकर देख सकते हैं। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।